कोरोना को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं आंकड़ों में कमी नजर आ रही है। सरकारें रोकथाम में लगातार लगी हुई हैं, लेकिन कोरोना से पार पाना इतना आसान नहीं है। हर राज्य डरा हुआ है, हर जिला सहमा हुआ है और इन सब के बीच आज 50 दिनों के बाद रेल सेवा शुरू भी कर दी गई है। 15 रूटों पर ये स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी और आज हम इसी मुद्दे को लेकर एक चर्चा करेंगे और आपको हमारे संवाददाताओं से ये जानने का प्रयास करवाएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यही है, तो इसी को लेकर एक चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है कि रेल सेवा जिस तरह से लगातार की जा रही है उसको लेकर जमीनी हकीकत क्या है। तो लगातार ये चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 दिनों बाद रेल सेवा को शुरू करना एक बहुत अच्छा प्रयास लगता है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अजय के पास। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, रियलिटी चेक करके हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इस बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद में जो है दो स्थान हैं, बट्टू और टोहाना। जी। वहाँ रेलवे स्टेशन और जंक्शन हैं। यहाँ पर जो है तो रेलवे की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। सैनिटाइजेशन का काम है वो भी किया जा रहा है और लोगों को यहाँ जो एक साथ भीड़ ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जो रेलवे पुलिस है वो वहाँ वहाँ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार लोगों से भी ताकीद कर रही है कि भीड़ की शक्ल के अंदर या बहुत ज्यादा संख्या के अंदर वहां ना पहुंचे। जी है अजय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, जहन में ये आता है कि अगर ठीक है, आप मान लेते हैं कि रेल सेवा शुरू हो गई, एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी कवायद है, लेकिन उससे पहले किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ट्रेन में बैठाने से पहले? यश देखिए, जिस तरह की सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, जो पैसेंजर हैं उनकी वो तत्काल बुकिंग नहीं हो रही है, अर्थात जो है प्री बुकिंग के हिसाब से ही जो है उनको बुलाया जा रहा है और एक निश्चित सीमा के अंदर ही एक निश्चित संख्या के अंदर जो यात्री हैं उनका वहाँ पे उनको बोगीज के अंदर और ट्रेन कोचेज के अंदर बिठाया जा रहा है। लेकिन एक चीज बताने वाली ये है कि जी। इन सेवाओं को जो शुरू किया गया है जो शुरुआती चरण के अंदर ये भी बताया जा रहा था कि बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे इनका ठहराव नहीं होना है और जहाँ ठहराव किया जा रहा है वहाँ हर तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और यहाँ की अगर फतेहाबाद की बात करें, टोहाना के अंदर भी जो है रेलवे पिछले 20-40 दिनों से जो लगातार बंद पड़ा था स्टेशन, उसकी साफ सफाई का काम है और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए ऐसे प्रयास जो है रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं। जी अजय, आपने कुछ प्रवासी मजदूरों से, कुछ व्यक्तियों से बात की है इस संबंध में कि उनके जहन में इसको लेकर क्या चल रहा है कि 50 दिन बाद रेल सेवा को शुरू करना? हालांकि पहले राज्य सरकारें तालमेल करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए ये प्रयास कर रही थी, लेकिन अब तो खुद केंद्र सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। जी देखिए, एक तरफ जैसे जिस प्रकार से रेलवे को शुरू करने की बात की गई है, शुरुआती चरण है और काफी लंबे समय के बाद जो है शुरू हो रही है। लोगों के अंदर जो लोग पिछले 50 दिनों से दूर के स्थानों के जो लोग थे, फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं उनको एक राहत है मिल रही है। उनका ये कहना है कि कम से कम अब जो है एक अपने घरों के लौट सकेंगे और जो लोग बाहर हैं, उनके परिजन जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ सकेंगे। रेलवे की तरफ से जो शुरुआत की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है एक कोरोना संकट के बीच में, लेकिन यहाँ लोग इस चीज से चिंतित भी नजर आ रहे हैं। कहीं ये जो रेलवे शुरू की जा रही है उससे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़े ना। साथ ही ये भी कहते नजर आए कि सरकार को इस तरफ बड़ा ध्यान देना होगा कि अगर बड़े संख्या के अंदर, बल्क के अंदर लोग ट्रेनों के अंदर जाते हैं और वहां संक्रमण लेकर के निकलते हैं तो स्थिति जो है विकट हो सकती है। जी यश। चलिए अजय, आपके पास लौटेंगे। अब सीधा रुख करते हैं संगरूर का। संगरूर से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा जुड़े हैं। टोनी शर्मा, सबसे पहले तो यही कि वहां पर हाल क्या है और इसको लेकर, मजदूरों को लेकर जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, माफ कीजिएगा, हमारे सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अजय। अजय, जिस तरीके से मजदूरों को लेकर पिछले दिनों में जिस तरीके से सरकारों की तरफ से किराए को लेकर एक बात कही जा रही थी कि उनसे किराया वसूलेंगे या फिर नहीं वसूलेंगे, एमएचओ को लेकर इसकी गाइडलाइंस भी जारी की गई थी,
तो इसको लेकर क्या कुछ मजदूरों के जहन में चल रहा है? जी देखिए, साफ तौर पे इस बताना चाहूंगा कि मजदूरों की अगर हम बात करते हैं, मजदूर इस टाइम एक जो है अस्थायी स्थिति के अंदर हैं। जी। अगर उन्हें कहीं राहत मिलती है सरकार की तरफ से किराया के अंदर, तो निश्चित तौर पर उनको एक राहत भरी उनके लिए एक राहत भरा कदम होगा। लेकिन अगर जिस प्रकार से लगातार एमएचओ एमओएच की तरफ से डायरेक्शन भी आ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन भी हैं कि जो किराया है वो लिया जाएगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात होगी, ये वो ट्रेन हैं यश जो पैसेंजर नहीं है। यहाँ वो ट्रेन चलाई जा रही हैं जो लग्जरी हैं और जिन्हें हम लग्जरी कह सकते हैं, जिस प्रकार से राजधानी एक्सप्रेस है जी। या और बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के उसके रीच में नहीं आती हैं। उनके लिए एक बड़ी मुश्किल तो ये होगी कि अगर बिल्कुल। किराया देना पड़ता है गंतव्य के लिए, तो बिल्कुल। उनके लिए जहां अभी खाने का प्रबंध करने के लिए मुश्किलें हो रही थी, अब किराए के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है यश? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल यही जहन में आता है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से किसानों का एक जो मुद्दा है इस कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। हालांकि इसको लेकर यह भी सत्य है कि इसको लेकर सियासत भी बहुत हुई है, चाहे किराए को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर हो। तो आपने कुछ ऐसे प्रवासी मजदूरों से बात की जो आपने कुछ ऐसा दृश्य देखा हो, ऐसे कुछ तस्वीरें देखी हो? भले ही सरकार ने रेल सेवा शुरू कर दी हो, लेकिन आज भी प्रवासी मजदूर हैं वो पैदल जाने को मजबूर हैं। यश देखिए, पहले मैं अगर बठिंडा की हकीकत बताऊं तो पहले तो जो मजदूरों को ट्रेन द्वारा भेजा जा रहा था उसकी जो टिकट है वो सरकारों ने खरीद कर दी थी उनको। जी। लेकिन उसमें भी बड़ा जो सियासी मुद्दा छाया रहा। ऐसे ही जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार और सेंटर में बीजेपी और की सरकार है, जी। इसलिए जब स्टेशन पे मजदूर जा रहे थे तो लोकल जो एमएलए है यहाँ पे, उसने एक पेपर छपाकर, पर्चे छपाकर बांटे भी पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार आपका पेमेंट दे रही है, ये बिल दे रही है। बैठे हुए यात्रियों को सामने शरेआम पर्चे पेपर बांटते कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को बनाते हुए वहां पे नजर आए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, सेंटर सरकार जो 85% तक किराया उन्होंने दिया है, सिर्फ 15% जो किराया है वो स्टेट सरकार ने बियर किया है। राजनीति जहाँ पे भी हो रही है वो कह रहे हमने दिया है, वो क्या, हर कोई ये चाहता है भी जो मजदूर है उनकी तो मजबूरी है, उनको घर जाना, वो मजबूरी में जा रहे हैं, उनके पास सिर्फ उनको थैंक यू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो चाहे राज्य सरकार ने किया, सेंट्रल सरकार ने, लेकिन अपना अपना उनको बोल रहे हैं भी हमने दिया। आने वाले दिनों में इसका प्रचार करेंगे भी हमने जो किया, हमने वो किया, इसको वोट बैंक में बदलने की कोशिश। देखा जाए तो इस टाइम इस महामारी के अंदर जो राजनीति करना एक निंदनीय कदम है, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं और मजदूर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो बेचारे ये कह रहे हैं भी किसने भी किया हम उसका धन्यवाद करते हैं, हमें घर तक पहुंचाने की कोशिश तो की। चलिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण ये सवाल यही है, जहन में यही आता है कि एक सियासत का मुद्दा आगामी समय में हो सकता है, ये एक नेताओं के लिए, सियासतदानों के लिए। चलिए विनोद, जल्द ही लौटेंगे आपके पास। चलिए सीधा रुख करते हैं अलवर, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत जैमन जुड़ चुके हैं। हेमंत, सबसे आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, रियलिटी चेक किया है और जिस तरीके से फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले। देखिए, कोरोना संकट को लेकर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं सरकारों की, जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सीमित संसाधनों के साथ ये काम कर रही है। जी। हालांकि जनप्रतिनिधियों की बात करें, आम जनता की बात करें, भामाशाहों की बात करें, दानदाताओं की बात करें, तो इन खास तौर पर भामाशाहों, दानदाताओं ने आगे आकर के बहुत व्यवस्थाएं संभाली है। और पुलिस का एक नायाब चेहरा, पुलिस का एक अनूठा चेहरा यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि चाहे वो चौकी लेवल हो, थाना लेवल हो या फिर एसपी मुख्यालय से लेवल हो, वहां से एक व्यवस्थाएं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से की गई है। जहां पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है, वहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा, थाना अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं आमजन के लिए की जा रही है। धरातल स्थिति यह है कि जो कोरोना अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर अभी वर्तमान में 31 लोग पॉजिटिव है जी। और 24 जिसमें एक्टिव है, और कल भी 11 यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे अलवर शहर में 4 आए हैं और अलवर शहर के जो एरिया हैं उन सब जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी। श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है, व्यवस्थाएं जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो यूपी और राजस्थान की सीमा है, भरतपुर से आगे, उस जगह पर वहां पर पुलिस के जो सीमा को लेकर के, पलायन को लेकर के विवाद हुआ है
और वहां पर खास तौर पर बड़ी बात यह है कि जो श्रमिकों को यहाँ से अलवर से होते हुए जो यूपी जाना चाहते हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, वो कह रहे हैं कि हम बसों के द्वारा उनको भेज रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था करा पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पर्याप्त है, इतना इस वाइड तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बड़े संसाधनों की जरूरत है, बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत है और जमीनी हकीकत कुछ और है, सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। हेमंत, सरकार ने, एमएचए ने, लगातार केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि अब आज से 15 जो ट्रेनें हैं उनकी रेल सेवा जो शुरू हो जाएगी, उसको लेकर अलवर में क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा इस कोरोना काल में बहुत चरम पर रहा, ऊपर रहा, सियासत भी बहुत हुई और डिबेट्स भी बहुत हुई, लेकिन महत्वपूर्ण ये है जो 15 जो रेल जो सेवा जो शुरू कर दी गई है उसको लेकर प्रवासी मजदूरों के जहन में क्या कुछ घूमर रहा है, क्या कुछ उनके जहन में आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब पिछले दिनों काफी घटनाक्रम चला और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत के काम की तारीफ की, उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि आप व्यवस्था कीजिए और ट्रेनों को चलाइए ताकि जो प्रवासी मजदूर है वो यूपी, एमपी या अदर स्टेट में जा सके। क्योंकि अलवर जिला, जो खासतौर पर जिस जिले से मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जिला एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। भिवाड़ी, नीमराना, MIA, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर हैं और वो श्रमिक लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जिला स्तर पर वहां पर व्यवस्थाएं की गई है पंजीयन की। ऐसे में उनके जाने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि वो लगातार पैदल ही मार्च कर रहे हैं। हरियाणा से क्रॉस करते हुए बावल से आते हैं, धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों, छोटे बच्चों के साथ वो मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के दौरान उनको खाने पीने की व्यवस्था और जो साधन की व्यवस्था है, उसके लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बनती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भूमिका में अंतर धरातल स्तर पर पाया गया है। और ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर जो IRCTC के जो नियम है उसके तहत ये जो व्यवस्थाएं की गई है कि भाई 7 दिन पहले बुकिंग करानी होगी। हालांकि मंगलवार से जो ट्रेनें की व्यवस्था उसको शुरू किया गया है, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त होंगी। आज कितना चल पाती है, कितनी व्यवस्थाएं हो पाती है, वो तो अभी देखने में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है, उस शुरुआत में अभी जो दिक्कतें आ रही है वो ये है कि किस तरह से मैनेजमेंट होगा, टिकटों का चयन कैसे होगा, यदि कोई टिकट वेटिंग है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, श्रमिक काफी संख्या में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो और वहां पर कोरोना को लेकर के जो इस सिस्टम किया गया है, वो सारी व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। चलिए हेमंत, आपके पास जल्द लौटेंगे। अब सीधा आपको दिखाते हैं जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, होने भी चाहिए कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है। जो आज से रेल सेवा जो शुरू हो रही है उसको लेकर एक फैक्ट्स पर बात की जाए तो वो सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में क्या कुछ अंतर है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं अजय। अजय, महत्वपूर्ण सवाल ये भी जहन में है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनके अस्पतालों में व्यवस्था क्या है, और यहाँ तक कि जो कोरोना योद्धा के तौर पर हम जिन्हें देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको लेकर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? यश, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो ये आंकड़ा करीब करीब डबल हो चुका है। हरियाणा की संदर्भ में, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो हरियाणा में अगर 10 दिन का पहले आंकड़ा देखें तो कुल ही 80 मरीज जो है एक्टिव थे। आज की संख्या ये लगभग 400 के आसपास पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंतनीय विषय है सरकार के लिए और जनता के लिए भी कि किस प्रकार से कोरोना को पार पाया जाए। अगर हम सरकार की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो अभी तक कहीं ऐसी चूक नजर नहीं आती है कि शासन और प्रशासन कहीं इस मामले को लेकर कहीं चूक कर रहा हो। फतेहाबाद के अंदर टेस्टिंग प्रॉपर की जा रही है, टेस्टिंग के साथ साथ स्क्रीन भी किया जा रहा है और क्वारंटाइन होम्स के अंदर तमाम जितने जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनको टाइम टू टाइम उनकी देखभाल भी की जा रही है। यश, एक चीज और भी अभी सामने आई है कि जो लोग बाहर से विदेश में गए हुए थे उनको वापस लाने की व्यवस्था भी की गई थी और कुछ लोग वापस लौटे भी हैं। तो उनमें उनके लिए भी स्पेशल जो है यहाँ होटल्स जो है ऑक्युपाइड किए गए हैं। इन होटल्स के अंदर में रहने वाला जो स्टाफ है, जो उस स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है स्पेशल कि किस प्रकार से क्वारंटाइन
किए गए लोगों को उन्हें जो है उनकी देखभाल करनी है या उनसे उनके संपर्क में आना है या किस प्रकार से नहीं आना है। तो इन तमाम कवायदों के बीच जो है सरकार और प्रशासन जी। एक तालमेल बिठा करके इसको पार करने की कोशिश कर रहा है। और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो जिन्हें हम कोरोना वॉरियर कह सकते हैं, जी। कि वो लोग भी अपनी जान पे खेल करके लोगों की जान को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए। यश बिल्कुल, ये लगातार चलिए लगातार हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। सभी हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने ज़मीनी हकीकत को बताया, क्योंकि सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है कहना, लेकिन वो कहना वो ज़मीनी हकीकत पर कितना खरा उतरता है, बात ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए चर्चा का विषय बनता है, डिबेट का विषय बनता है, और हम लगातार आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो सरकार कह रही है उसकी जमीनी हकीकत क्या है, तथ्यों पर कितनी बात हो रही है, फैक्ट्स पर कितना चल रहे हैं। और इसी को लेकर हमारी मंशा यही है कि आपको जमीनी हकीकत के जरिए रूबरू कराया जाए कि आखिरकार अस्पताल प्रशासन हो, जिला प्रशासन, वो कितना मुस्तैद है, कितना कर्मठ तरीके से काम कर रहा है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।